यानी कि असूत्रीय विभाजन के अंदर कोशिका अपने केंद्रक को संकीर्ण करती है और दो नए केंद्रक के साथ में उसमें केरियोकाइनेसिस हो जाता है, साथ ही साथ में उसमें साइटोकाइनेसिस यानी कि जीव द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? असूत्रीय विभाजन। देखिए, असूत्रीय विभाजन जो होता है अत्यधिक सरल विभाजन है। क्या है ये? अत्यधिक सरल विभाजन है। और अब जो जीव हैं वो इतने सरल नहीं है, तो कुछ एक जीवों में इस तरह का विभाजन पाया जाएगा, बाकी सभी में क्या होगा? समसूत्री प्रकार का विभाजन होगा। चलिए अब अगला पॉइंट क्या लेंगे अपन? समसूत्री विभाजन। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया? चलिए अगला विभाजन आता है अपने पास में समसूत्री विभाजन। देखिए, समसूत्री विभाजन जिसे अपन कह रहे हैं, इसमें क्या होगा? माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का मतलब क्या हो जाएगा? धागा। तो धागा युक्त है ना, ऐसा विभाजन जिसमें धागा यानी कि सूत्र पाया जाए उसे अपन क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं। समसूत्री विभाजन के कुछ अन्य नाम भी हैं। देखिए, पहला इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष विभाजन। इसको वेजिटेटिव यानी कि कायिक विभाजन भी कहते हैं। इसे सूत्री विभाजन भी कहते हैं। सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन भी कहते हैं। अच्छा बताओ, कैसे याद रखेंगे हम समसूत्री विभाजन के नाम कौन से हैं? तो समसूत्री विभाजन के अन्य नाम है अप्रत्यक्ष विभाजन, कायिक विभाजन और सूत्री विभाजन। लॉकडाउन में आजकल क्या कर रहे हैं? सोते हैं अपन। तो आजकल सोते हैं, क्या हिंदी याद रखना है इसका विभाजन का नाम? आज कल सोते हैं। आजकल अपन क्या कर रहे हैं? सब लोग सो रहे हैं, है ना। हालांकि हमारे तो वीडियो के लिए ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके अलावा बहुत सारे काम है। कुछ विद्यार्थी ने पूछा भी है कि आप ऑनलाइन क्लास किस प्रकार से लेते हैं, कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, क्या है? इस पर भी एक बार विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, पहले आप पढ़ लीजिए। तो आजकल क्या करते हैं? सोते हैं। तो अप्रत्यक्ष विभाजन, कल का क्या हो जाएगा? कायिक विभाजन, और सोते हैं का क्या हो जाएगा? सूत्री विभाजन। याद रह जाएगा? क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में समसूत्री विभाजन, धागे के समान होता है। अन्य नाम इसके बारे में अपन ने लिख दिया। इसकी क्या खासियत है? इस समसूत्री विभाजन का क्या मुख्य खासियत है? तो इसमें जो जनक कोशिका होती है, कौन सी? जनक कोशिका। जनक कोशिका के गुणसूत्र, जनक कोशिका के गुणसूत्र कहाँ पाए जा रहे हैं? केंद्रक के भीतर। केंद्रक के अंदर बहुत सारे धागे नुमा जो संरचना, उससे अपन क्या कह रहे हैं? गुणसूत्र। तो जनक कोशिका के गुणसूत्र व पुत्री कोशिका के गुणसूत्र, पुत्री कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो मुझे बताओ, जितने पिता के अंदर गुणसूत्र होंगे उतने के उतने किसमें होंगे? पुत्र में या पुत्री के अंदर। ध्यान देना। मान लो, अब जरूरी नहीं पिता कह रहा हूं तो माता नहीं होगी, सब में कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं कौन सी होती है? जिनमें वृषण और अंडाशय को छोड़ दें, वो सारी के बाद में आँख की कोशिका, नाक की कोशिका, हाथ की कोशिका, बाकी सारी कोशिकाएं कौन सी? वृषण, जिसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, और अंडाणु का निर्माण जहाँ पर हो रहा है, यानी कि ओवरीज के अंदर, जहाँ पर अंडाणु बन रहे हैं और वृषण बन रहा है, शुक्राणु बन रहे हैं। इन शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ दो, बाकी सब में समसूत्री विभाजन ही होगा। ध्यान देना। तो इसमें जब मान लो पुत्री कोशिका बनेगी तो ये दो बनेगी, और इन दोनों में अगर इसके अंदर मान लो 46 गुणसूत्र थे, तो इसमें भी कितने होंगे? 46 होंगे, इसमें भी 46 होंगे। जब गुणसूत्रों की संख्या पिता के गुणसूत्रों की संख्या के समान हो तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे? उसे अपन क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन के नाम से जानेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है? सभी कायिक कोशिकाओं में, सभी कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये विभाजन कहाँ पाया जाता है? सभी कायिक कोशिकाओं के अंदर ये विभाजन पाया जाएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण लीजिए। चलिए सर, तो अगर इसको देखा जाए तो विभाजन की मैंने आपको दो कड़ियाँ बताई है। पहली कड़ी हमारे पास में आता है साइटोकाइनेसिस।
सॉरी कैरियोकाइनेसिस, साइटो बाद में करेंगे। कैरियोकाइनेसिस पहला कौन सा है? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा कौन सा आएगा? साइटोकाइनेसिस। देखिए कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक अपने आप को क्या कर लेगा? कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये, कैरियो का मतलब क्या होता है? केंद्रक। और काइनेस का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक ऊर्जा वाला काइनेस, तो क्या हो जाएगा? गति करना। तो इसमें केंद्रक गति करेगा और उसका विभाजन हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस के लिए अगर समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी हमारे पास में अवस्थाएं आएंगी? तो इसमें मूलतः जो अवस्था आती है वो पहले आती है प्रोफेज। इसमें दूसरी अवस्था आती है हमारे पास में मेटाफेज। तीसरी आती है हमारे पास में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज का तो पी याद रखना, मेटाफेज का एम याद रखना है, एनाफेज का एन याद रखना है और टीलोफेज का टी याद रखना है ना। कैसे याद रखेंगे? जो पीएम है, पीएम मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। वो क्या है? एनटी है। एनटी कैसे हो गए? नरेंद्र मोदी है और टैलेंटेड है। तो कैसे याद रखोगे? पीएम एनटी। क्या याद रखना है? पीएम एनटी। नरेंद्र मोदी, पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी हैं और कैसे हैं? बोलो, वो टैलेंटेड है ना। है टैलेंटेड, तो उसमें कहने में क्या बात है? टैलेंटेड देखिए, पूरा विश्व उनकी आज गुणगाथा गा रहा है। तो पीएम एनटी क्या याद रखना अपने को? पीएम एनटी है ना। आप किसी के एंटी मत बनिए, आप ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। तो याद रखोगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस अभी दूर है, कैरियोकाइनेसिस पढ़ा रहा हूँ पहले। कैरियोकाइनेसिस पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस पे जाएंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। समसूत्री विभाजन उतार लिया है सब कुछ। अब देखिए समसूत्री विभाजन के अंदर हमने सबसे पहले अवस्था आती है प्रोफेज। सबसे पहले अवस्था क्या पढ़ेंगे अपन? प्रोफेज। देखिए प्रोफेज अवस्थाएं पढ़ाऊँ उससे पहले आपको मैं कोशिका का रूप दिखा देता हूँ। मान लो ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में ये बाहर की तरफ जो आवरण है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अपन क्या बोलेंगे इसको? पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीचों बीच में आपको पता ही है एक विशिष्ट प्रकार की संरचना जिसे अपन कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं उसे अपन? केंद्रक। और बीच बीच में कौन होगा? केंद्रिक। बीच बीच में कौन होगा? केंद्रिक, है ना। ये संरचनाएं हमारे पास में है। अब अवस्था कौन सी चालू हुई है? देखिए प्रोफेज। इस अवस्था का नाम क्या है? प्रोफेज। तो इसमें जो मध्य भाग है, केंद्रक जो है ना, तो गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। देखिए गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे? एक तो इसके अंदर बहुत सारे गुणसूत्र हैं, तो छोटे हो जाएंगे आकार में और थोड़े मोटे हो जाएंगे। तो स्पष्ट दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? स्पष्ट दिखाई देंगे। तो कैसे दिखाई देते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए जैसे ही ये अवस्था प्रोफेज चालू होती है, धीरे धीरे ये बाहर की जो झिल्ली है, केंद्रक की जो झिल्ली है, वो क्या हो जाती है? विलय होने लगती है, विघटित होने लगती है। तो क्या लिखेंगे? केंद्रक कला का विघटन होता है, पूर्ण रूप से गायब हो जाएगी। अच्छा, केंद्रक कला का विघटन होगा तो केंद्रिक का भी होगा कि नहीं होगा? अंदर वाले भाग का भी। तो क्या लिखेंगे? केंद्रिक का विघटन होता है। क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, ऊपर थोड़े तंतु बनने जाएंगे। तो स्पिंडल क्या बनने लगेंगे? स्पिंडल, तरकु, तंतु बनते हैं। क्या करेंगे? विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोफेज के अंदर गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, केंद्रक कला का विघटन होने लगता है, और विघटन होने के साथ साथ में केंद्रक क्या करते हैं?
केंद्रिक का क्या होगा, विघटन होने लगा, स्पिंडल फाइबर्स जो है तर्कु तंतु का जो निर्माण हो जाएगा और क्या हो जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पर उसको खींचना प्रारंभ कर देंगे। ऐसी परिस्थिति जब बनेगी, है ना, तो क्या होगा, सारे के सारे जो केंद्रक के अंदर जो पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं वो बाहर की तरफ जाना चाहेंगे, है ना, तो उनका जो सेंट्रोमियर है, अब यहाँ पर देना, ये जैसे जैसे ये पूरा बीच वाला मटेरियल था ना, वो कैसा हो गया, मोटा के गुणसूत्र कैसा हो गया, मोटे और छोटे हैं, मोटे और छोटे हैं, ऐसे, है ना, गुणसूत्र मोटे और छोटे हो जाते हैं। तो ये तो आपने लिख लिया, ये प्रोपेज हो गया। एक बार इसको मैं रफ करूंगा पूरा पूरा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अच्छा हाँ, एक बार उतार लीजिए, फिर ही लिखता हूँ मैं। इसका अध्ययन सबसे बढ़िया किस में होता है, जो आपको मैंने विपरीत ध्रुव भी बताया, मैंने कहा बढ़िया स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो लैम्प ब्रूश होता है, लैम्प ब्रूश या लैम्प ब्रूश, ये किस में होता है, जो लार्वा होता है ना, लार्वा, पानी के जो मक्खियाँ जो हैं, मक्खियों का एक लार्वा होता है, तो लार्वा के एक ग्रीवा वाले भाग में पाई जाने वाली ग्रंथियों में, तो लैम्प ब्रूश का मतलब क्या है, पुराने ज़माने में आपको ध्यान हो तो चिमनियाँ होती थी ऐसी, अब उस चिमनी में क्या होता है, चारों तरफ कालिक जम जाती थी, उसे साफ करने के लिए एक लकड़ी के चारों तरफ इस तरह का एक ब्रश बनाते थे, और आज भी बनाते हैं। बोतल को साफ करने के लिए आपने ब्रश देखा होगा, अंदर से साफ कैसे करते हैं बाकी पानी की बोतल को, तो वो जो बोतल साफ करने जैसा था, तो दिखने में ब्रश ऐसा होता था, वो गुणसूत्र वैसे ही दिख रहे थे, और ये द्वितीयकार होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इसलिए आसानी से हमें दिख जाते हैं। तो लैम्प ब्रूश जो है वो दिखने में वैसे ही होते हैं। तो लार्वा जो होता है ना, पानी में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उन लार्वा के अगर देखते हैं उनकी ग्लैंड को तोड़ करके, तो लैम्प ब्रूश हमें दिखाई देते हैं, और लैम्प ब्रूश लार्वा जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, और प्रोफेज का अध्ययन हम लैम्प ब्रूश लार्वा में ही करते हैं। अब उतार लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अब अगर लेना है तो आपको। चलिए साहब, अब आएगा हमारे पास में मेटाफेज। दूसरी अवस्था कौन सी आएगी, मेटाफेज। इधर वाला मिटा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाएंगे। प्रोफेज के बाद में कौन आता है, मेटाफेज। मेटाफेज, देखिए मेटा का मतलब क्या हो गया, मध्यावस्था कहते हैं इसको, मध्यावस्था। मध्यावस्था के अंदर क्या होगा, गुणसूत्र, ये देखिए, अब ये आपकी पूरी कोशिका ही है, आपने अंदर की तरफ जो आपका केंद्रक था, केंद्रक कला जो थी वो धीरे धीरे टूट गई, ये देखो टूट गई, खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। अब गुणसूत्र जो है वो इस तरह से ओवरलैप होकर बीच की प्लेट पे आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है, तर्कु तंतु जो है बाहर की तरफ इसे खींच रहे हैं, बाहर की तंतु इसको खींच रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो देखिए सबसे स्पष्ट गुणसूत्र इसी अवस्था में होते हैं। सबसे स्पष्ट गुणसूत्र अगर आपको कोई पूछे कौन सी अवस्था में होते हैं, तो सबसे स्पष्ट गुणसूत्र इसी अवस्था के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, रंगहीन होते हैं, और क्या होगा, ये फाइब्रिस होते हैं। ठीक है, ध्रुवों के अंदर इनके क्या होगा, सेंट्रोमियर्स होगा। ध्रुवों की ओर और सेंट्रोमियर होता है। देखिए गुणसूत्र जो है वो इस तरह के हो चुके हैं, और ये यहाँ पर है सेंट्रोमियर, है ना, ये गुणसूत्र है, और यहाँ पर है सेंट्रोमियर। तो देखो सेंट्रोमियर किधर चले जाएंगे, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, तो ध्रुव की तरफ है कि नहीं, ऊपर की तरफ है कि नहीं, नीचे थोड़ी है। तो ध्रुव की तरफ क्या हो जाएंगे, सेंट्रोमियर, और मध्य भाग में क्या आ जाएंगे, यहाँ, तो मध्य भाग में भुजा होती है। मध्य भाग के अंदर क्या पाई जाएगी, इनकी भुजा पाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, कुछ क्या होते हैं कि कुछ तर्कु तंतु ऊपर से लेकर नीचे तक भी होते हैं, कंटिन्यूअस अंदर की तरफ भी होते हैं, एक केंद्रक से यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के मध्य भी होते हैं। अब कौन सी अवस्था आएगी बोलिए, प्रोफेज हो चुकी है आपकी, मेटाफेज हो चुकी है, और मेटाफेज के बाद में कौन सी अवस्था आती है, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। तीसरी अवस्था एनाफेज। अब क्या होगा, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करेंगे, ध्रुवों की ओर गति करते हैं, ध्रुवों की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। गुणसूत्र ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, है ना। गुणसूत्र क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भी गति करेंगे और नीचे की तरफ भी गति करेंगे, है ना। और धीरे धीरे
धीरे धीरे स्पष्ट गुणसूत्र संरचना दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? धीरे धीरे स्पष्ट गुणसूत्र संरचना हमको क्या हो जाएगी? नजर आने लग जाएगी। और इसमें किस प्रकार की संरचना नजर आने लगेगी? तो गुणसूत्र कभी इस तरह से जमेगा, ठीक है, जैसे मान लो ये एक गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र ये हो गया सेंट्रोमियर। कभी कभी गुणसूत्र की संरचना एकदम छोटा होगा और एक भुजा बहुत बड़ी हो जाएगी। कभी कभी आप देखेंगे तो एक भुजा बिल्कुल छोटी है और एक बहुत बड़ी भुजा हो जाएगी। इस प्रकार के गुणसूत्र की संरचना कभी वी आकार की, कभी एल आकार की, कभी आई आकार की, जे आकार की, ऐसी दिखाई देने लग जाएगी। तो ये सब आपको संरचनाएं नजर आएगी। इसे बोलेंगे अपन एनाफेज अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? ये हमारे पास में एनाफेज अवस्था होगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट अवस्था कौन सी आती है हमारे पास में? टीलोफेज अवस्था। दोस्तों, टीलोफेज अवस्था पढ़ने से पहले आप लोगों को एक व्यक्ति से मिलाना है। अचानक से मेरे इस ऑनलाइन क्लास में वो व्यक्ति हमारे बीच आ गया और इससे मिला देते हैं आपको आज। हाय बोल दो, सबको हाय बोल दो। और किससे सेफ रहना है, किससे दूर रहना है, किससे बाहर क्यों नहीं जाना है? बाहर क्यों नहीं जाना है? घर से बाहर क्यों नहीं जाना है? कौन है बाहर? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कोरोना कौन खड़ा है? बोलो, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बाहर क्यों नहीं जाना है? बाहर क्यों नहीं जाना? हाँ, इसीलिए तो। ये हनीशा है, मेरी सुपुत्री है, और ऑनलाइन क्लास के बीच में ये हमारे यहाँ पर आ गई, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी इससे मिलना चाहिए। एक बार आप सब लोग को हाई बोल दीजिए। आपको भी पढ़ना है? चलिए, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, और लास्ट अवस्था कौन सी आएगी हमारे पास में? टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा? गुणसूत्र जो हैं टीलोफेज, बात नहीं करनी है निशा, नहीं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज के अंदर हमारे पास में गुणसूत्र क्या हो जाएगा? साइड में चले जाएंगे, एक तरफ चले जाएंगे। कहाँ तरफ चले? दोनों ध्रुवों पे चले जाएंगे, दोनों ध्रुवों पर चले जाएंगे। जब दोनों ध्रुवों पे चले जाएंगे तो केंद्रक का, देखिए लिख दीजिए, गुणसूत्र कहाँ चले जाएंगे? ध्रुवों पर चले जाएंगे। ध्रुवों पर जाने के बाद में क्या हो जाएगा? केंद्रक पुनः कला का निर्माण हो जाएगा। केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है और केंद्रक कला स्पष्ट दिखाई देने लगती है। केंद्रक कला स्पष्ट दिखाई देने के साथ साथ में क्या दिखाई देने लगेगी? बोलो, इसके साथ में हमारा केंद्रिक भी दिखाई देने लगेगा। स्पष्ट रूप से कौन दिखाई देने लगेगा? केंद्रिक भी दिखाई देने लगेगा। तो ये क्लियर हो जाता है कि टीलोफेज अवस्था है। इसके साथ में क्या कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास में? तो केरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। फिर कौन आता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में दूसरी अवस्था है, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य विभाजन। देखिए, जीव द्रव्य विभाजन में क्या होगा? बीज के जीव द्रव्य जो है वो क्या पूरा का पूरा विभक्त हो गया। अगर जंतु कोशिका है, अगर जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका के अंदर इस तरह से खांच बनेगी, इस तरह से खांच बनेगी और क्या हो जाएगा? कोशिका का विभाजन हो जाएगा। इस प्रकार से खांच बनेगी और कोशिका का विभाजन हो जाएगा। लेकिन अगर पादप कोशिका है, कैसी कोशिका है? पादप कोशिका है, तो मध्य में, मैंने आपको जब गोलजिकाएं पढ़ी थी तब बताया था कि मध्य में गोलजिकाओं का जमाव होगा और जमाव होने के साथ में एक प्लेट्स का निर्माण होगा और वो प्लेट जो है वो साइड में वृद्धि करती जाएगी और धीरे धीरे दो कोशिकाएं बन जाएंगी। धीरे धीरे कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? दो कोशिकाएं बन जाएगी। शॉर्ट में एक बार वापस समझ लीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चारों अवस्थाएं केरियोकाइनेसिस के अंदर पढ़नी है। जबकि दूसरी कौन सी आएगी? साइटोकाइनेसिस आएगी। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? तो साइटोकाइनेसिस में जीवद्रव्य विभाजन होगा। जीवद्रव्य में क्या होगा? जो केंद्रक दो अलग बन चुके हैं अब दो कोशिकाओं का रूप ले लेंगे। इस प्रकार से पर उसकी दो अवस्थाएं हैं। एक तो प्लेट निर्माण विधि, ये केवल पादप में होती है, केवल पादप में। प्लेट निर्माण विधि किसमें होती है? केवल पादप में होती है। जबकि खांच विधि जो होती है, खांच विधि जो होती है वो किसमें होती है? जंतु कोशिकाओं में होती है। खांच विधि किसमें होती है? जंतु कोशिकाओं के अंदर होती है। तो ये वीडियो, ये क्लास आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आई हुई होगी। इसके बाद का जो पॉइंट है उस पर हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।